नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जेएच एजुकेशन ऐप पे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। बीपीएससी जीएस के मेंस की क्लास चल रही है, जिसमें पेपर 1 के सेक्शन 2 के करंट अफेयर्स के साथ-साथ हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक्स पेपर 2 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के इस पेड कोर्स को लॉन्च किए हुए अब 10 लगभग 10 दिन होने वाले हैं, लगभग 8 दिन हो चुके हैं। और 24 तारीख से ये क्लास शुरू हुई थी और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो अभी भी प्ले स्टोर पे जाकर के रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है, जिनका प्रीलिम्स निकला है और जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स के इस मेंस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी काफ़ी कम कर दी गई है, तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप पे जाकर के इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ-साथ डिस्कशन और लेक्चर के साथ-साथ क्या किया जाता है, तो इसमें सेपरेट हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ भी दी जाती है, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं कि कैसे आंसर लिखा जाएगा। तो इसी क्रम में आज यानी 3 मार्च को, ठीक है, आज यानी 3 मार्च को हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को पढ़ा, एक बार तेज़ी से हम लोग उसको देख लेते हैं कि ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि प्रॉपर चल रहा है। तो बिहार अभी जो चल रही है, वो बिहार रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं ऐप पे, और बिहार रिलेटेड इश्यूज़ में अभी तक हम लोगों ने, देख लीजिए यहाँ पे कितने टॉपिक्स को पढ़ लिया, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने बिहार रिलेटेड जो इश्यूज़ है, उसमें हम लोगों ने आज तक 17 टॉपिक टोटल पढ़े हैं। आज जो सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरू किया था, वो शुरू किया था टॉपिक, देख लीजिए। सबसे पहले आज हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ा। हम लोग शॉर्ट नोट्स को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और शॉर्ट नोट्स के रूप में आज हम लोगों ने पढ़ा रिसेंटली जो गया जिले के, जो बिहार के जो गया जिला है, उसमें जो ब्लॉक है निमचक बथानी ब्लॉक जो है, उसमें एक पत्थर कट्टी गांव है। उस पत्थर कट्टी गांव में जो स्टोन आर्ट है, पत्थरों को काट करके जो कला बनाई जाती है, वो ठीक है, उसको रिसेंटली जो है क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। और ये जो गांव है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कहा जाता है कि इस गांव का नाम पत्थरकट्टी गांव रखा गया था। अब इस कला की बात कर ले तो इस कला की, इस आर्ट की जो फीचर्स है वो ये है कि ये ग्रेनाइट, जो ब्लैक स्टोन जो ग्रेनाइट होती है, उस पर आधारित ये कला है और ये लगभग 300 साल पुराना ये आर्ट है। और इस आर्ट के तहत महात्मा बुद्ध की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति के साथ साथ शिवलिंग भी बनाई जाती है, भोले बाबा की भी शिवलिंग भी बनाई जाती है और भी विभिन्न प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है। और इस गांव में 650 से ज़्यादा आर्टिस्ट जो है, वो इस आर्ट से जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने से, लास्ट में हम लोगों ने जाना कि जीआई टैग मिलने से इसको विदेशों में भी पहचान मिल पाएगी और यहाँ के अगर बात करें तो जो कलाकार है, उनकी इनकम्स भी फ्यूचर में बढ़ेगी। उसके बाद एक और शॉर्ट नोट्स आज हम लोगों ने पढ़ा और उस शॉर्ट नोट्स में देखिए हम लोगों ने क्या-क्या जाना। जो वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में जाना, पश्चिमी कोसी नहर जो 1960 के आसपास जिसकी चर्चा हुई थी और अब जाकर के इसने काम करना शुरू किया। बीच में कई साल तक ये लंबित रहा और लंबे समय तक निर्माणाधीन के बाद पश्चिमी कोसी नहर फाइनली जो है अब जाकर के अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने मैप के माध्यम से जाना कि बिहार में ये कोसी नदी है और कोसी नदी के जो दाहिने भाग है यानी पश्चिमी भाग है, वहां से ये नहर निकाली गई है और कोसी नदी के पश्चिमी भाग से ये नहर निकाली गई है और ये बेसिकली दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई की सुविधा होगी। दाएं भाग से भीमनगर के पास जाकर के, भीमनगर के पास से ही, भीमनगर जो डैम है वहां के पास से ये नहर निकाली गई है और ये इस नहर से दरभंगा और मधुबनी में सिंचाई होगी। इसके बेसिकली 3 और छोटे-छोटे शाखाएं भी है। उग्रनाथ ब्रांच, भोले बाबा के उग्रनाथ बाबा के नाम पे रखा गया, विदेश्वर स्थान ब्रांच और काकर घाट ब्रांच जो कि दरभंगा में है। इन नहरों का विस्तार है, 3 उपशाखाओं को भी कनेक्ट किया गया इसमें। और उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने जाना कि इसके, इस नहर के बन जाने से इस मैपिंग को भी हमें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है और इसके बाद जाकर के हम लोगों ने जाना कि इस नहर के अब बन जाने से यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा, यानी उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगी। उसके बाद जाकर के 30,000 हेक्टेयर कमांड एरिया बढ़ जाएगा, जहाँ पे इस नहर के बढ़ने से कोसी क्षेत्र का कमांड क्षेत्र, जहाँ पे इससे सिंचाई सुविधा अवेलेबल हो पाएगी और इस तरह से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। फिर जाकर के एक और शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने किया आज और एक और शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने देखिए क्या-क्या जाना। एक और शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने किया और एक और शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने चर्चा की विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर की चर्चा की।
बजट जो केंद्रीय बजट था निर्मला सीतारमन के द्वारा जब प्रस्तुत किया गया था, सदन में रखा गया था, तो उस समय 2024-25 के जो केंद्रीय बजट थे उसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि जो महाकाल कॉरिडोर है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी के तर्ज पे जो है वो ये महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा और मंदिर कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। और इसको बाद जाकर के हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा कि किस तरह से जो मोहना और लीलाजा नदी है, जिसको फाल्गु नदी भी पुराने जमाने में निरंजना नदी भी कहा जाता था, तो उसी नदी में कहाँ पे बोध गया यहाँ पे स्थित है और उसके बाद उससे थोड़ा सा उत्तर जाने पे विष्णुपद गया जी डैम के पास है। इस पूरे क्षेत्र को कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा और धार्मिक स्थलों को इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे यात्रियों के ठहरने से लेकर के बस स्टॉप से लेकर के बाकी चीज़ों को वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इससे जो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और प्रमोशन मिलेगा और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के जो नए अपॉर्चुनिटीज़ है यानी रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर जाकर के हम लोगों ने जाना कि कैसे इस प्रोजेक्ट से जो कंजर्वेशन और रिनोवेशन रिस्टोरेशन मिलेगा इस कल्चरल हेरिटेज को, यानी ये दोनों के दोनों हमारे सांस्कृतिक विरासत है जिसको क्या मिलेगा, संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहायता मिलेगी। फाल्गु नदी के तट पर जो स्थित है विष्णुपद मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और दूसरा यदि हम लोग बात करेंगे महाबोधि मंदिर, तो जिनके बारे में कहा जाता है कि यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि यदि जो लोग छूट गए हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और आप जाकर के प्ले स्टोर पे जाकर के आप रवि कुमार झा, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये मेंस का करंट अफेयर्स का बैच है जिनका 70वीं अभी पीटी निकला है, तो रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप को आप वहां पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते। मेरा कहना यह है कि अगर आपने खुद भी टॉपिक तैयार किया हुआ है, लेकिन टीचर के साथ क्या है कि वो फोकस्ड होते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे, एक या दो सब्जेक्ट पे। स्टूडेंट को बहुत कुछ करना होता है और कई बार चीज़ें छूट जाती है। तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रखा गया, पहले इसको 2000 रखा गया था, फिर जाकर के अब उसको ओनली 1000 कर दिया गया। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए और डेली इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ भी साथ साथ दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ है, जो पेड ग्रुप है, उसमें पीडीएफ भी शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको पूरा डिटेल में पढ़ा, वो था 7 निश्चय 2। हालांकि 2021 में इसे जारी किया गया था और अब तो इसके 4 साल हो चुके हैं, फिर भी हम लोगों ने एक बार 7 निश्चय को कर लिया है, क्योंकि 7 निश्चय की जो कोटेशन वगैरह सब है उसको अदर जगह पे भी यूज किया जा सकता है। तो एक बार हम लोगों ने तेजी से 7 निश्चय को पढ़ा था और जिसमें बिहार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2021 में 7 निश्चय पार्ट 2 लाया गया था और जिसमें 7 निश्चय की बात की गई थी। और वो जो 7 निश्चय है वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, उसके बाद जाकर के हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, और उसके बाद सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 7 नारे दिए गए थे, इसमें सबसे ऊपर यूथ को रखा गया था क्योंकि बिहार युवाओं का एक ऐसा राज्य है जिसमें बड़ी संख्या में युवा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को पे फोकस किया गया है। हमारा जो 7 निश्चय है उसमें युवाओं पे फोकस किया गया है और युवाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया कि यदि भविष्य में बिहार आगे जाएगी तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। युवाओं के जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड करने के लिए जो क्या किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी जो आईटीआई संस्थान है उसकी गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की बात की गई है। उसके बाद जाकर के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसकी क्वालिटी में सुधार की बात की गई है। मेगा स्किल सेंटर प्रत्येक जिले में बनाने की बात की गई है। इसके तहत हर प्रमंडल स्तर पर टूल रूम की बात की गई है। उसके बाद जाकर के स्किल और उद्यमिता के लिए नए विभागों की बात की गई है। उसके बाद जाकर के यदि हम लोग बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन को, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा, कि जो तकनीकी शिक्षा है उसको स्थानीय भाषा यानी हिंदी में अवेलेबल कराए जाएंगे। और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जो नए स्थापित करने की भी बात की गई इसमें। और उसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय और जो यहाँ पे राजगीर में स्थापित की गई है उसकी भी बात की गई है इसमें। उसके अलावा युवाओं के लिए 20 लाख से अधिक सरकारी और गैर सरकारी में क्षेत्रों में रोजगार के सृजन की बात की गई है। और साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स योजना को भी लागू की गई है। युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। और युवाओं में अगर देखेंगे तो अदर जो स्किल है, ठीक है, उसको भी, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करने की बात की गई है। और इसके सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस की स्थापना की भी बात की गई है युवाओं के लिए। तो इस तरह से युवा शक्ति बिहार की प्रगति की यदि हम लोग बात करें तो वाकई में युवा शक्ति के बदौलत ही बिहार प्रगति कर सकता है। यदि ये युवा स्किल्ड हो, यदि ये युवा कॉन्फिडेंट हो, यदि ये युवा जो है वो किसी न किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा हो, तो ये सारी व्यवस्था युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत की गई है। उसके बाद जाकर के फिर बिहार में जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो नारा दिया गया है 7 निश्चय में, उस पे हम लोगों ने बात की। और 7 निश्चय का जो दूसरा नारा था वो था सशक्त महिला, सक्षम महिला। आधी आबादी है और आधी आबादी जब तक कोई भी योजना सही ढंग से नहीं सफल हो सकती है, जब तक हम आधी आबादी को भी साथ में ना ले ले। सिर्फ आधी आबादी का नहीं, सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। और जरूरी भी है क्योंकि कहा जाता है कि भारत, कहते हैं ना कि आधी सेहत आधी शिक्षा, आधी सेहत, मजदूरी आधी मिली, देश आजाद, देश हो गया आजाद मगर इनको न अब तक आज़ादी मिली। तो महिलाओं की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि उनको सक्षम बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए। और इसी सशक्तिकरण के तहत महिला उद्यमिता योजना लाई गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपया ऋण मुक्त, ये ब्याज मुक्त ऋण दी जा रही है उद्यमिता के लिए। उसके बाद प्रशासन में आरक्षण दिया गया, आप लोगों को पता होगा 25,000 इंटर पास करने पे और स्नातक पास करने पे 50,000, बीपीएससी पीटी पास करने पे भी 50,000 दिया जा रहा है। उसके बाद जाकर के महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। सशक्त महिला, सक्षम महिला का के नारे के साथ जो है वो महिलाओं के लिए और भी बेहतर बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे प्रशासन वगैरह सब में भी भागीदारी की गई है। उसके बाद जाकर के महिलाओं के लिए अलग से बटालियन भी बनाई गई है बिहार पुलिस में। चलिए ठीक है। उसके बाद जाकर के यदि हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है वो है हर खेत तक सिंचाई का जल, हर खेत तक सिंचाई का जल। और उसके तहत प्रत्येक खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात की गई है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए बिहार सरकार चाहती है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में इस पे इम्पोर्टेंट पार्ट इसको माना गया है, इसको भी स्थान दिया गया है। 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर डैम, चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पुराने नहरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में नए नहरों को बनाने पर भी काम किया जा रहा है, यानी कि जो सिंचित क्षेत्र है ओवरऑल राज्य में उसका विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद जाकर के 7 निश्चय के तहत जो चौथा निश्चय है उसमें स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव की बात की गई है, जिसमें गांवों में सोलर लाइट लगाने की बात की गई है ताकि गांव जो है वो चकाचक एकदम रहे और सोलर एनर्जी से गांव जो है सो रहे। उसके बाद जाकर के ग्रामीण लेवल पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ठोस और जो तरल कचरा है उसके सही ढंग से प्रबंधन हो, इसकी भी बात की गई है। और उसके बाद जो पूर्व में जो 7 निश्चय पार्ट 1 है उसके तहत जो हर घर नल का जल की बात की गई है उसको एज इट इज लागू किया जारी रखा गया है। उसके बाद जाकर के जो पुरानी 7 निश्चय पार्ट 1 है उसके तहत जो घर घर तक पक्की गली और नाली की बात की गई थी, घर तक पक्की गली और नाली, उसको भी बरकरार रखा गया है। और उसके बाद जाकर के 7 निश्चय 2 में जो पहले से चली आ रही है हर घर शौचालय योजना उसको भी बरकरार रखने के साथ साथ गांव में पशु और उसके बाद मत्स्य संसाधन के विकास की भी बात की गई है, जिससे गांव समृद्ध हो सके। उसके बाद जाकर के 7 निश्चय 5 में स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात की गई है। इस पे हम लोगों ने चर्चा की कि स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत हम लोग देखेंगे तो शहरों में जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट की व्यवस्था की बात कही गई है। उसके बाद जो वृद्धजन है उनके लिए शेल्टर्स की, एल्डरली के लिए शेल्टर्स की बात की गई है। उसके बाद शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत की बात की गई है। और उसके बाद जाकर के जो शहर में नदी के घाटों पर विद्युत शवदाह की बात कही गई है, जिसमें बिजली से लोगों का अंतिम संस्कार होगा ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। और उसके बाद जाकर के शहरों के स्टॉर्म वाटर जो होते हैं, गर्म पानी जो कई सारे प्लांट वगैरह सबसे निकलते हैं इंडस्ट्री से, उसका भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के तहत उसको मैनेज करने की बात की गई है। उसके बाद जाकर के 7 निश्चय के तहत जो छठा निश्चय है उसमें सुलभ संपर्कता, बेहतर कनेक्टिविटी की बात की गई है। और इस कनेक्टिविटी के तहत गांवों में ग्रामीण सड़कों को बेहतर कनेक्टिविटी जिला के साथ जोड़ने की बात की गई है। उसके बाद शहर में जहां पे भी भीड़ ज्यादा लगती है वहां जरूरत के अनुसार फ्लाईओवर बनाने की बात की गई है। और उसके बाद जाकर के फ्लाईओवर के साथ साथ बाईपास बनाने की
बात की गई है अपनी ज़रूरत के अनुसार, ताकि शहर में जाम वगैरह सब ना हो, शहर का वातावरण बेहतर हो सके। तो सुलभ संपर्कता के तहत जो है 7 निश्चय में इन सब पे चर्चा की गई है। उसके बाद जाकर के जो 7 निश्चय का जो 7वां निश्चय है वो है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी सबके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़। और इसके तहत जो है वो बिहार सरकार ना सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के भी स्वास्थ्य पर को लेकर के विशेष इसमें प्रावधान किए गए हैं 7 निश्चय में। और इसके तहत जो है सो कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है, यानी किसी के मवेशी की अगर तबीयत खराब हो तो कॉल सेंटर के माध्यम से वो हेल्प ले सकता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी हेल्थ फैसिलिटी की, यानी आपके घर पे वेटनरी डॉक्टर या कंपाउंडर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जाकर के यदि हम लोग उसमें बात करें तो जो पीएचसी लेवल की बात है, सीएचसी के साथ साथ जो अनुमंडल और जिला अस्पताल है उनमें बेहतर फैसिलिटीज की बात कही गई है, उनके फैसिलिटीज को बेहतर करने की बात की गई है 7 निश्चय के 7वें निश्चय में। और उसके साथ साथ यदि हम लोग देखें तो नए पशु अस्पताल वगैरह सब भी खोलने की बात की गई है। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने की। उसके बाद जाकर के ठीक है टेलीमेडिसिन के माध्यम से, उसके अलावा जो गौवंश का संरक्षण की भी बात कही गई है 7 निश्चय के तहत, गौवंश के यानी कि गौवंश के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन की भी बात कही गई है इस तरह से। उसके बाद जाकर के गाँव में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर बनाने के साथ साथ जो है एक विशेष और है कि ऐसे बच्चे जो हृदय में छेद होता है, जिनके दिल में छेद होता है के साथ पैदा होते हैं छोटे बच्चे, जिनके करोड़ों इलाज में खर्चे होते हैं, तो सरकार जो है इन पे विशेष ध्यान देगी और बचपन में ही ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कराया जाएगा, ताकि उन बच्चों की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके और बड़े होने पर उन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो सबके लिए स्वास्थ्य के तहत यदि बाल हृदय योजना को भी लागू की गई है, जिसके तहत दिल में छेद लिए जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा, ताकि उनको समय रहते उनको ठीक किया जा सके। तो इस तरह से ये 7 योजना 7 निश्चय बिहार को वाकई में एक विकसित राज्य बना सकता है। इस तरह से हम लोगों ने कंक्लूजन में जाना कि बिहार को यदि विकसित राज्य बनाना है तो इन 7 निश्चय को हमें बेहतर ढंग से लागू करना होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज टॉपिक्स को पढ़ा। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अभी भी चाहे तो जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप चले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद देख लीजिए ये वाला ऐप आपको आराम से दिख जाएगा, जिसको आप चाहे तो वहीं पे आप डाउनलोड करके कर लीजिए। ठीक है, रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन, ये देख लीजिए एंड्रॉयड ऐप है, इस ऐप को देख लीजिए आप लोग, रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप है। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जाकर के आप चाहे तो अभी भी जुड़ सकते हैं। और ये सिर्फ 114 अंक का पेपर 1 का सेक्शन 2 ही नहीं है, बल्कि पेपर 2 के तीनों सेक्शंस के भी टॉपिक कराए जाएंगे। तो आज हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स कर लिया, कल भी हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बचा हुआ है, एग्रीकल्चर रोड मैप पूरा करेंगे। इस तरह से 18 टॉपिक बिहार करंट अफेयर्स के करेंगे। उसके बाद फिर नेशनल जो लेवल के जो है कम से कम 12-13 जो है नेशनल जो इश्यूज है उस पर भी बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल टॉपिक ले लेंगे, आईआर ले लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर रिपोर्ट्स इंडेक्स और जो सबमिट हुई है पिछले 1 साल में उनको भी इंपॉर्टेंट वाले करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।